तो लिख लो, हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। मैंने बताया था वैसे लगभग अधिकतर एग्जाम जो है उनके अंदर रणथंभौर से संबंधित प्रश्न जो आएगा वो किससे संबंधित आएगा? कौन से राजा की बात करें, किस शासक की बात करें, बताओ? अमीरदेव चौहान। शासन काल भी पता है तो बता दो। हैं 1287 से 1301 82। ठीक है, 1282 से 1301 शासन काल है अमीरदेव चौहान का। क्या हो गया? ले लो, कुछ लेना है तो क्या लेना है? पेन चाहिए? दे दो रे, कोई पेन है? छोरा ये कंजूस छोरिया कोई पेन एक दूसरा मांगे अपने 7-8 ले तो भाई मेरे को ले, तू छोरा ये सोचा पेन एक तो है ले दे के पुठो दे के कौन दे वो भी के कम। मैं भी एक के ला रहा पड़ रहा है, कितनी देर होगी? ठीक है, जान दो। हमीरदेव चौहान के बारे में मैंने आपको बताया कि हमीरदेव चौहान जब शासक था रणथंभौर का। अच्छा, रणथंभौर क्षेत्र कहाँ है? तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि राजस्थान का मैप इस प्रकार से कुछ है, और इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र है ना, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है ना ऐसे। तो ये जो सवाई माधोपुर यहाँ है राजस्थान के अंदर, इस सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ जो दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग को रणथंभौर का दुर्ग कहते हैं। और इसी के अंदर जो क्षेत्र है इसको पहले रणथंभौर राज्य के नाम से जानते थे, जहां एक व्यक्ति जिसने राज शासन किया था, क्या नाम था उसका? हमीरदेव चौहान ने। जिस समय हमीरदेव चौहान शासक थे रणथंभौर के अंदर, उसी समय राजस्थान के बिल्कुल पास में ही एक क्षेत्र पड़ता है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक पहला शासक जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1291 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन उस युद्ध के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था, युद्ध को बीच में ही छोड़ करके और वापस दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, जाते जाते जो बात फेंक करके जाता है एक विद्यार्थियों पे, क्या? ऐसे दुर्ग, ऐसे 10 किलों को, रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या बोला था? ऐसे 10 किलों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात किसने बोली? जलालुद्दीन खिलजी ने बोली थी। कौन से दुर्ग के लिए बोली उसने? रणथंभौर के। तो ये तो 1291 में चला जाता है। बाद में मैंने आपको बताया था 2 नंबर पे बाद में शासक आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये बाद में शासक बनता है। इसका शासन काल मैंने आपको बता दिया था 1296 से 1316 ये राजा बना। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर पे आक्रमण करेगा। इसके मैंने कारण आपको 3-4 बताए थे, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक कारण तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता था, इसलिए दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने ये बताया कि गुजरात की ओर जाने के लिए जो रास्ता हुआ करता था उस रास्ते के बीच में पड़ता था ये रणथंभौर। और जब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी गुजरा तो वापस कहते जब लौट रहा था उस समय इसे जो धन वगैरह लूट के लाया था वो लूट लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कर इससे वसूला था, ऐसा कुछ माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगा दिया था, टैक्स लगाया था, और रणथंभौर के राजा हमीरदेव ने वो टैक्स देने से मना कर दिया था, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तीसरा मैंने कारण आपको क्या बताया? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और इनके ससुर भी थे क्योंकि इनकी पुत्री से इन्होंने बाद में निकाह भी किया था, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला, क्योंकि ये पहले गया 1291 में जलालुद्दीन खिलजी तो हार गया था ना, तो इसकी हार का बदला लेने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहां पे? रणथंभौर पे। फिर मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी जिसका नाम था चिमना,
और वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम था, बोलो, मोहम्मद शाह, उससे प्रेम करने लग जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और वो किसकी शरण में आता है? रणथंभौर के राजा हमीर देव की शरण में आ जाता है। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो हमीर देव से बात करता है कि तेरे पास जो व्यक्ति आया है उसे वापस लौटा दे। हमीर देव वो लौटाने से मना कर देता है और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? हमीर देव पे आक्रमण कर देता है। तो ये तमाम कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के। याद है ना आपको? ओके, आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया और क्या उनके सेनापति वगैरह कौन थे, उस युद्ध का क्या परिणाम रहा, क्यों हार गया था हमीर देव, क्यों जीत गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुमन मैडम कहाँ है? कहाँ है? खाना खा रहे हैं क्या? इधर यही इधर ही है क्या? ठीक है। ओके, एक सेकंड देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण, ऐसा लिख करके हेडिंग डालिए। फिर हम आक्रमण पढ़ेंगे, कब किया क्या, सारी डिटेल हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। क्या लिखोगे आप? हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण लिखिए। ध्यान देना भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस प्रकार से कुछ राजस्थान की ऐसी कुछ आकृति है। हम यहाँ बैठे हैं अभी फिलहाल, कहाँ बैठे हम? ये अनूपगढ़ जिला है राजस्थान। आप सभी विद्यार्थी जो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उनको राजस्थान का मैप भरना आना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको राजस्थान का मैप भरना आता है अच्छे से? कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैप नहीं भरना आता? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें, फिर आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं भरना आता मैप? लड़कियों में हाथ ढंग से ऊपर करें, पंखा बहुत ऊपर है, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी आपको एक आधे दिन में राजस्थान का मैप भरना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? कि आएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सवाई माधोपुर, जो चलो मैंने आपको कभी कभी मूड होता है, मैंने बता दिया कि सवाई माधोपुर यहाँ है, जो आपको पता ही नहीं राजस्थान में सवाई माधोपुर है कहाँ। कईयों को तो ये नहीं पता है कौन ही है, तो सरी के है, मैं बताने लग रहा हूँ। अच्छा, ये अनूपगढ़ है, हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठे बैठे बात कहाँ की करें? यहाँ की बात, ठीक है। ये है सवाई माधोपुर, इधर मैं बना देता हूँ, चलो बढ़िया सा। बेटा मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे सारी बातें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर के अंदर दो दुर्ग है मोस्टली, एक दुर्ग ये रहा और एक दुर्ग ये थोड़ा सा छोटा है इससे, ठीक है। ये जो बड़े वाला दुर्ग दिख रहा है इसको तो बोलते हैं रणथंभौर का किला। ये तो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। ये थोड़ा सा जो छोटा है ये है जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जाहिन दुर्ग है, ठीक है। इस जाहिन दुर्ग के बारे में कहा जाता है, यह इसको कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इंपॉर्टेंट बात अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कौन से दुर्ग को? आप यह भी लिख सकते हैं कि यह दुर्ग रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। तो ये भी आपने याद रखना है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो कौन से को? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। बात समझ आई? ओके,
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बताओ जाहिन दुर्ग की कहाँ आवश्यकता है बताने की, बताना क्या चाहिए मेरे को, रणथंभौर दुर्ग, क्योंकि पास पास बने हुए, जब कोई आक्रमणकारी आता था ना तो सबसे पहले उसे जाहिन दुर्ग से होकर के गुजरना पड़ता था, ठीक है ना। इस दुर्ग को जीते बिना ये रणथंभौर पे आक्रमण नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूं कि इधर दिल्ली में कौन है, देखो राजस्थान के बिल्कुल पास में इस तरफ क्या है, दिल्ली है। और उस समय की जबकि मैं बात जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय जब सवाई माधोपुर या इस रणथंभौर में शासक कौन था पता है आपको, कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं। यहां शासक कौन था, शासक था हमीर देव चौहान, यहाँ पे शासक था हमीर देव चौहान। बेटा बीच में क्यों खड़े होते हो आप, क्या हो गया। एक तो ना ये सब विद्यार्थी सुन लो मेरी बात, कान खोल करके ढंग से गौर से सुन लेना। आप अगर घर से पढ़ने के लिए आते हो ना तो आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे रखा करो क्लास में। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी आपको लगता है कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो सकती है और मेरे बिना अगर बात नहीं हो 5 मिनट तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप कोचिंग के नंबर दे दो, मेरे नंबर दे दो घर पे, ठीक है। तो आप अगर कॉल अटेंड नहीं करोगे तो मेरे पास कॉल कर लेंगे, मैं आपकी इमरजेंसी हुई तो बात करवा दूंगा, समझ आ गई बात। दूसरी बात ये कि फोन आप साइलेंट रखो, क्लास से जब आपको बीच में ब्रेक मिलता है ना 4-5 मिनट का, उस समय अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई कॉल लगती है तो बैक कॉल करके उससे बात कर लिया करो। अन्यथा बार बार क्लास से बाहर कोई जा रहा है कोई आ रहा है, 2 मिनट बाद फिर जा रहा है फिर आ रहा है, ऐसा दिन नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना सभी। लड़कियां तो नहीं करती, लड़के करते हैं ज्यादा, इनके ज्यादा समस्या होती है कोई आक्रमण न हो जाएगी है। आक्रमण करने के लिए देखो दिल्ली का राजा कौन है, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं एक बार, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस समय आक्रमण करने के लिए नहीं आया था, खुद आक्रमण करने नहीं आया। तो क्या हुआ, इसके सेनापति थे 2, कौन थे, सेनापति, कितने सेनापति, 2 सेनापति। एक का नाम था उल्गू खां, क्या नाम था, एक का नाम था नुसरत खां। एक बंदे का नाम था उल्गू खां और दूसरे का नाम क्या था, नुसरत खां। इन 2 सेनापतियों को इसने भेजा, किसने भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के लिए। किस पे आक्रमण सबसे पहले किस पे करेंगे, जाहिन दुर्ग पे। अच्छा जो हमीर देव चौहान है वो समय कौन से दुर्ग में है फिलहाल, रणथंभौर में। तो जाहिन दुर्ग के अंदर जो जो जिम्मेवारी दे रखी है जिस व्यक्ति को, वो कौन है यहाँ पे, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा, कहां लिखूं मैं, जगह कम बचेगी थोड़ी मेरे पास, एक मिनट रुको, यहां लिख देता हूं, हमीर देव के सेनापति। एक का नाम था धर्म सिंह, क्या नाम था, और एक का नाम था भीम सिंह। सेनापति कौन है, धर्म सिंह और भीम सिंह। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके जो सेनापति, इन्होंने आक्रमण कर दिया था जाहिन दुर्ग पे। यहां कर दूं मैं आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब किया बताओगे, 1299 ईस्वी के अंदर। कब आक्रमण किया था, 1299 के अंदर। अब आपको बेटा जब मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ तो पूरा आप एकदम चौकस नजर से बिल्कुल कान को खुला रख करके 100% ध्यान रख करके अगर बात को सुनोगे ना तो ये चीजें आपको समझ आ जाएगी, यही आपको याद हो जाएगी। अगर आप कहीं और ध्यान है आपका, कोई भटक रहा है, कोई किसी बोतल में किसी का ध्यान बंद हो गया हो, होता है ना, वो पुरानी पुरानी कहानियां सुनने को मिलती है ऐसे कि रात को अगर प्यास लगी हो तो पानी पी करके सोना चाहिए। कि एक बंदा था उसको प्यास लगी और वो प्यासा ही सो गया, रात को उसकी आत्मा निकल करके पानी की तलाश में चली गई। वो आत्मा जा करके किसी मटके में पानी पीने लगी, तभी कोई व्यक्ति आया, उसने उस पर ढकनी रख दी। अब सुबह उठे, उस बंदे को हिलाया, रे चाय ठंडी हुए, रोज तो भांडा खड़कते खड़े हो जाते, तो आज तो लान लग रहा है, तो कौन हाल है। तो बंदा उठा नहीं, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी, सब आगे, सब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को बुलाया, भी इसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। अब अंतिम संस्कार की बारी है, तभी कहते हैं दोपहर तक अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, इतने में किसी को प्यास लगी, उसने जा करके ढकनी उठाई, वो आत्मा निकल करके वापस उसमें घुस गई और वापस जिंदा हो गया।
ऐसे भटकती हुई आत्मा है ना, ये बहुत खतरनाक। अभी वो तो शुक्र है, वो 15-20 मिनट आधा घंटा और आत्मा नहीं निकलती तो आत्मा अपने शरीर को ढूंढती रहती है ना, लोग जला देते उसको। तो इसलिए अपनी आत्मा को 100% यहाँ रखें, उसको इधर उधर नहीं जाने दे बिल्कुल भी। आक्रमण किया 1299 में। आक्रमण जब किया तो कहते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ। इधर धर्म सिंह और भीम सिंह पूरी सेना लेकर के जाहिन दुर्ग की रक्षा करने के लिए तैयार है। इधर उल्गू खां और नुसरत खां पूरी सेना लेकर के और आए हुए हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने, अच्छा ये तो दुर्ग के ऊपर है भाई, है ना, मैंने आपको बताया कि इनके दुर्ग तो ऊंचाइयों पे थे, पहाड़ियों पे बने हुए, और नीचे से कोई आ रहा है आक्रमण करने के लिए, से देख रहे हैं रुक मैं तरफ, है ना, सामने वालों, मैंने बताया भाठो मारा तो अगला काम तमाम। तो ये लोग तो ऊपर थे उधर। इतने में कहते हैं कि भीमड़े दगड़ चक्के मारे होना शायद, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इधर से इसने गोला बारूद वगैरह उसका यूज किया, इसने गोला फेंका था। और कहते हैं कि उसके अंदर ये नुसरत खां है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी। नुसरत खां की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब इसकी मृत्यु हुई तो ये उल्गू खां तिल मिला उठा, ये बोला मेरे साथी को मार दिया, ऐसे कैसे, फलाना फलाना। इन्होंने भी पूरे जोश के साथ आक्रमण किया और भीमड़े को काम तमाम। इसकी भी क्या हो गई, भीम सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस युद्ध में दोनों तरफ से एक एक सेनापति मारे गए थे। अब देखो सेनापति उनका भी मरे, सेनापति इनका भी मरे, लेकिन मामला देखो क्या हुआ। ये मरने के बाद उल्गू खां वापिस, अच्छा इन्होंने जाहिन दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया था। इस पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया उल्गू खां ने। अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन को पता चला कि भाई एक बंदा तो मर गया लेकिन एक जिंदा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उल्गू खां जो था ना, इसको इस जाहिन दुर्ग का शासक बना दिया। इसको बोला कि सेना वगैरह रख ले और तू वहां पे अपना शासन शुरू कर दे। बात समझ आई। इधर धर्म सिंह वापिस गया अमीरदेव चौहान के पास, जाकर के कहा भी भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई और मैं बच गया। तो अमीरदेव बोला तू क्या करे बच गए, कहीं सल्ट जानो सागे सागे। अमीरदेव को गुस्सा आया, उसने कहा कि बंदा मर गया एक, तू आया जिंदा, तेरे को शर्म नहीं आती वगैरह वगैरह। लोगों ने दुर्ग पे अधिकार कर लिया, बोला इतनी दूर से आकर के आप यहाँ के थे फिर भी, है ना। तो कहते हैं कि धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया था उसने। इस युद्ध के बाद धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया था। एक भोज नाम का एक व्यक्ति था, उसको नया सेनापति बनाया गया था। ये बात आपको लिखनी है, इसे नोट कर लोगे आप। मैंने जो बात बताई समझ आ गई क्या सारी आपको, कौन आक्रमण करने आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या मामला है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी ऐसे लगता है घर जाकर के भूलने जाए, डाउट नहीं रह जाए, तो ये जो क्लास अभी चल रही रिकॉर्ड करके थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, तो आप घर जाकर के इस क्लास को पुनः देख सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगे तो दोबारा घर जाकर के इस क्लास को एक बार रिपीट कर लेना। अभी आपने पिता नोट करना है एक बार, रणथंभौर हमीरदेव चौहान सेनापति के नाम लिख लो। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, उल्गू खां और नुसरत खां सेनापति। आक्रमण कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर, तो ये किया था 1299 ईस्वी के अंदर। इसमें नुसरत खां मारा गया, इधर भीम सिंह मारा गया था। लास्ट में दो बातें मैं आपको लिखवा दूंगा कि इसको दुर्ग दे दिया था, उसको पद से हटा दिया था, ये बातें मैं लिखवा दूंगा, आप इसे नोट कर लो। जगह पड़ी है बैठने, लगा नहीं क्लास। थोड़ा सा पानी पीना है, समझ आया बेटा की, समझ आओ।
नोट कर लिया अभी सभी ने? नोट कर लिया होगा सभी ने? आगे बढ़े, साफ कर दूं इसे? ओके, ठीक है भाई। आप लिखिए एक लाइन, इस आक्रमण के बाद, लिखो इस आक्रमण के बाद, इस आक्रमण के बाद एके ने, इस आक्रमण के बाद एके ने नुसरत सॉरी उल्गू खां को, इस आक्रमण के बाद एके ने उल्गू खां को जाहिन दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया। उल्गू खां को जाहिन दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया तथा इधर हमीरदेव ने धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटाकर भोज नामक व्यक्ति को नया सेनापति नियुक्त किया। भोज नामक व्यक्ति को नया सेनापति नियुक्त किया। लिख लिया? ये तो बात हुई थी जाहिन दुर्ग की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो किस लिए था? वो चाहता था सवाईमाधोपुर के रणथंभौर जो दुर्ग है उसको जीतना चाहता था, लेकिन वो रणथंभौर तक नहीं पहुंच पाया था। वो केवल क्या जीत पाया? जाहिन दुर्ग को ही जीत पाया था। तो उसका जो प्लान है, उस प्लान में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। वो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार है। अभी एक बार फिर से वो आक्रमण करेगा और ये अंतिम आक्रमण होगा। तो आप लिखेंगे आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण। जुलाई 1301 में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो जुलाई 1301 में आक्रमण किया था। इधर हमीरदेव के सेनापति, वो तो खुद आया आक्रमण करने के लिए, इसके पास कुछ सेनापति है रखे हुए, ये कह रहे हैं कि भाई हम सल्टाएंगे काम को। सेनापति की अगर बात करें तो एक का नाम तो वही सेनापति भोज, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रतिपाल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पेपर में सेनापति के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेनापति के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इधर हमीरदेव की अगर बात करें, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सुनना जरा। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सका था,
तो उसने काफी समय तक जो, सुन लो एक बात, उसने काफी समय तक रणथंभौर का जो दुर्ग था ना, उसके चारों ओर घेराबंदी करके रखी थी। वो इसलिए कि घेराबंदी करने के बाद क्या होगा, दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री जब तक है तब तक तो ठीक है, खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो दुर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस समय बाहर आएगा तो आते ही पकड़ लेंगे। लेकिन खाद्य सामग्री इनके पास खूब थी, काफी समय काम चल सकता था, और अलाउद्दीन खिलजी इतने समय तक दिल्ली को छोड़ करके रणथंभौर का इंतजार नहीं कर सकता था। तो उसने एक चाल चली, उसने क्या किया, रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया था। इन्हें लालच दिया कि मैं रणथंभौर को जीतने के बाद वहां का शासक आपको बना दूंगा, बोला, और कहा कि आप मेरी सहायता करें। इसी बात को लेकर के रणमल और रत्तीपाल ने जो दुर्ग में खाद्य सामग्री थी ना, और पानी का जो तालाब था, पीने योग्य जो पानी था, उसके अंदर कहते हैं कि गाय की हड्डियों का बुरादा बना करके वो मिक्स कर दिया था उसको। तो राजपूत लोग थे और दूषित हो गया भोजन सामग्री, पानी वगैरह, तो उसका सेवन नहीं कर सकते, इसलिए उनको मजबूरीवश दुर्ग से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि हमीर देव ने केसरिया किया था। यहां आप लिखेंगे रणमल रत्तीपाल ने हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया था। इस कारण हमीरदेव हार गया था। इसने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। और हमीरदेव की पत्नी क्या नाम था, रंग देवी। इसे नोट करें, फिर लिखवाता हूं आपको आगे। इतनी चीज नोट करो आप, आक्रमण करवा दो, सेनापति के नाम लिख लो, कौन जीत गया था वो लिख लो। ये आपने थोड़ा सा लिखना है, नोट लगा करके लास्ट में एक बार आप इतना नोट कीजिए। फिर सॉरी सॉरी, बंद हो गए हैं किसो, ये मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये नोट कर लिया आपने सारा है? कहां से बोल रहे हैं? दोबारा बताता हूँ, यहां से बताता हूँ आपको। इसके जो सेनापति थे ना, भोज, रणमल, रत्तीपाल, इन रणमल और रत्तीपाल ने हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया। इस वजह से मैंने आपको बताया था, भोजन सामग्री और जो जल वगैरह था उसको दूषित कर दिया। इस वजह से हमीरदेव चौहान ने क्या किया, केसरिया कर लिया। आपको गुरुजी केसरिया क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी पत्नी जो रंग देवी थी, उसने जोहर किया था। आपको एक चीज पहले नोट लगा करके ये लिखिए, फिर मैं उधर जाता हूँ वापस। नोट लगा करके लिखो, मैं फिर भूल जाऊंगा। लिखो नोट लगा करके कि एके ने एके ने एके ने एके ने जाहिंदुरु को जीतकर उसका नाम नवे शहर रखा था। जाहिंदुरु को जीतकर उसका नाम क्या रखा, नवे शहर रखा।
ठीक है, अब आपने लिखना आगे। यहाँ क्या लिखा आपने? केसरिया किसने किया? रंग देवी। और एक और लिख लो, रंग देवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे। रंग देवी और पुत्री देवल दे ने जौहर किया था, जल जौहर किया था। क्या किया इन्होंने? जल जौहर। कोई पद्मला तालाब था उसमें कूद करके, पद्मला तालाब में। याद रखना, ये तालाब भी पूछ ले पेपर में आपसे। तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर के? लास्ट में लिखना आपने, यह है राजस्थान का पहला साका था। यह राजस्थान का पहला साका। कब हुआ था पहला साका? 1301 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला था तो रणथंभौर का भी पहला ही होगा। ठीक है, रणथंभौर का भी ये कौन सा था? पहला साका था। अब देखिए, अच्छा साका क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। ये पता है सभी को? पता है साका क्या होता है? देखो, साका मतलब होता है कि पहले दुर्ग के अंदर जब युद्ध होता था ना, तो युद्ध के समय जब राजपूतों को ये लगता था कि अब हम युद्ध जीत नहीं सकते, सुन रहे हो सभी? जब लगता था राजपूतों को कि अब हम युद्ध नहीं जीत सकते, तो ऐसी कंडीशन में जो राजपूत योद्धा होते थे वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में जाते थे। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये हो गया कि युद्ध तो पूरी तरह हार चुके हैं, तय हो गया है, लेकिन अब हमें मरने से पहले अधिक से अधिक सामने वाली सेना को मारना है, दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा खत्म करना है, हमें मरना ये तय है। तो केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब अब वो योद्धा लौट करके वापस आने वाला नहीं है, वो केसरिया धारण करके युद्ध में चला गया है। और जब केसरिया धारण करके चला जाता था तो दुर्ग की जो महिलाएं होती थी वो फिर या तो अग्नि में कूद करके या फिर किसी जल कुंड में कूद करके अपने प्राण त्याग दिया करती थी, तो उसे जौहर कहा जाता था। जो पुरुष केसरिया धारण करते थे उसको केसरिया कहा जाता था। ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से इनको साका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये होता था साका। राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का पहला साका हुआ था। बात समझ आ गई आपको? सभी को कोई दिक्कत नहीं है? ये आपने नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक दो बातें आपने और लिखनी है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में, एक तो मैंने आपको बताया था, जो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद शाह, उसको कहा गया कि भाई मैं तेरे को अगर माफ कर दूं, क्योंकि वो इसी के पास तो था ना, मीरदेव के पास। तो मीरदेव हार गया तो हाथ किसके लग गया? अब अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर मैं तेरे को माफ कर दूं तो तू क्या करेगा? तो उसने बोला था कि मैं, अगर तू मुझे माफ कर दे अलाउद्दीन खिलजी, तो मैं सबसे पहले तो तेरी हत्या करूंगा और फिर मैं तेरी पत्नी से शादी करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बताओ माफ कर देता? नहीं करता। तो उसने क्या किया था? उसे पागल हाथियों के तले कुचलवा करके उसे मार दिया था। ये तो मामला सलट गया। इसके बाद नंबर आया किसका? रणमल और रत्तीपाल। ये युद्ध इधर तो हार गए लेकिन उधर तो जीत गए ना अलाउद्दीन खिलजी, ये उनकी तरफ तो हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और जाकर के दोनों बोले कि महाराज, आपके कहे अनुसार हमने आपका सहयोग किया है और अब आप युद्ध जीत भी गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा राज्याभिषेक करवा दीजिए रणथंभौर के अंदर। ओके, अब राज्याभिषेक करवा दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि आप लोग इतने समय से जिस बंदे के साथ रह रहे थे और उसने आपको सेनापति का पद भी दे रखा था, इतने बड़े पद पे आप तैनात थे, फिर भी आपने उस बंदे के साथ गद्दारी कर ली और आप मेरे से मिले को तो आपको 2-4 दिन हुए हैं।
और मैं आपको रणथंभौर का राजा बना दूंगा। कल को आप मेरा सहयोग करेंगे या मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है। तो उसने क्या किया, दोनों की हत्या करवा दी। ठीक है, दोनों का काम, रणमल और रतिपाल सलट गए थे दोनों। ठीक है, बात समझ आई आपको। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण संपन्न हुआ। एक दो बातें लिखनी आपने और लिख लीजिए। क्या लिखनी है और एक दो, वैसे तो पूरी होगी ये बात। आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई, अंत में लिख लो। अंत में रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल रणमल और रतिपाल की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी थी। रणमल और रतिपाल की हत्या किसने करवा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी थी। एक लाइन और लिखनी है। सुरजन साहे नामक व्यक्ति, सुरजन साहे, सुरजन साहे नामक राजपूत व्यक्ति ने, लाइन लिखो पूरी, सुरजन साहे नामक राजपूत व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी। कुछ राजपूत भी थे, गद्दार थे, जो सामने वालों के साथ जाकर के मिल गए थे। तो सुरजन शाह नाम का एक राजपूत व्यक्ति था, उसने भी अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग किया था। एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, इसके बारे में भी लिखना आपने, नई लाइन में लिखो। हमीर महाकाव्य के अनुसार, अच्छा हमीर महाकाव्य लिखा किसने है? तो ब्रैकेट में लिख लेना नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीरदेव चौहान ने अपना शीश उतारकर शिवजी को भेंट किया था। अपना शीश उतारकर शिवजी को भेंट किया था। अपना शीश उतारकर इसको भेंट कर दिया था, शिवजी को भेंट कर दिया था। ये ले शिवजी, लोग तो प्रसाद चढ़ाते 5 रुपए का, कई 11 रुपए में ले जाए लाडू। बे भी सोचता रहे कि पुजारी सारे खिला लिया। एक वो बंदा था जिसने अपना शीश भी चढ़ा दिया था मंदिर में। तो आगे लिखिए एक लाइन और, अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फतुह है, लिखो अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फतुह है। आमिर खुसरो का ग्रंथ क्या है? लिखा है सामने मैंने, खजाइनुल फतुह के अनुसार, सॉरी खजाइनुल फतुह में कहा है, खजाइनुल फतुह में कहा, खजाइनुल फतुह में कहा है, ऐसे लिखना है क्या? क्या लिखा आपने? खजाइनुल फतुह में ऐसे लिख लो, इस युद्ध का वर्णन किया, ऐसे लिख लो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे लिखना है खजाइनुल फतुह में इस युद्ध का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतुह नामक ग्रंथ है, उसके अंदर इस युद्ध का वर्णन किया है। वहीं से आपके गुरुजी पढ़ के आए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था युद्ध के समय, ठीक है ना। ये भी मोहम्मद शाह नाम का जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको फिर आपने लिखना, ये मैं कल लिखवा चुका, वैसे कल की क्लास में बता दिया था मैंने इनको, 2 दिन से चल रहा है मैटर। मैंने स्टोरी बताई थी परसों वाली क्लास में तो पूरी, तो उस दिन कुछ लिखाया नहीं, तब तो मैं लिखवा रहा हूँ 2 दिन से। अब आपने लास्ट लाइन में लिखना है, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यहां लिख रहा हूं, क्या कहा? आज कुफर का गढ़
इस्लाम का घर हो गया। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने बोला था? अमीर खुसरो ने। इस युद्ध के बाद कहा था आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर मतलब काफिर जो होते हैं, मुस्लिम धर्म को जो न मानने वाले उनको काफिर के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के लिए शब्द यूज हुआ है। जो कुफर है, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, तो कुफर का गढ़ है वो क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। उस पर इस्लामों ने अपना अधिकार कर लिया है। तो ये बात आपने लिखनी थी। ओके, आज की सभा समाप्त होती है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये लिख लीजिएगा। वैसे तो कल्चर वाले सर ने लिखवाया होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। कौन से गणेश जी का? त्रिनेत्र गणेश जी का। ये आपके बीएसटीसी बीएड वालों के लिए कोई फिक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये प्रश्न लगभग आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, 3 आंखों वाले गणेश जी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो रणथंभौर में। कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ये वो गणेश जी है जहां विवाह की पहली कुंकु पत्री भेजी जाती है। भेजी क्या आपने आसपास आपके कहीं कभी शादी हुई तो भेजी है क्या? देखो, ये एक बना हुआ है इस प्रकार से, किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि विवाह की पहली कुंकु पत्री त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। हालांकि जरूरी नहीं है ये, हमने आसपास यहाँ इधर उधर देखा है कि सब लोग आपके आसपास में जो मंदिर होता है गणेश जी का, वहां भेजते हैं। जो रणथंभौर के आसपास नजदीक है, वो रणथंभौर के जो वहां का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर का, वहां जो मंदिर बना है उसमें भेज देते हैं। तो लेकिन याद रखना, आपने पेपर में प्रश्न आया हुआ है ऐसे कि विवाह की पहली कुंकु पत्री कौन से मंदिर में भेजी जाती है? तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में भेजी जाती है। आपकी शादी हो तो आप अड़ के मत खड़े हो जाना कि पहले कुंकु पत्री वहां दे के आनी है रणथंभौर। ठीक है, ओके बेटा। कल हम नया शुरू करेंगे, जालोर का चौहान शुरू करेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? जालोर का चौहान राजवंश। ठीक है, तो आप सभी तैयार? लिखो भाई, हमीरदेव चौहान, हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान का शासनकाल बताओ क्या है? बोलो। 1282 से क्या जगह मिली नहीं क्या? कल से आपकी क्लासें अलग अलग दो कर देंगे, 2 क्लास कर देंगे कल से। ठीक है, ओके। एक क्लास सुबह 3 बजे से लेकर के और 12 बजे। सांस निकले बेटा आप रहा हूँ। दिन का 3 बजे आना पड़े हो, इनको मतलब उठना तो 2 बजे पड़े हो। ध्यान दो, टाइम तो सेम ही रहेगा, क्लासें 2 हो जाएगी। देखो भाई, हमीरदेव चौहान के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने हमीरदेव चौहान के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी कि दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था, एक तो जलालुद्दीन खिलजी जिसने आक्रमण किया था हमीरदेव चौहान पर। एक मैंने बताया था उसके बाद उसका भतीजा और उसी का दामाद दोनों थे कोम्बो, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण किया था। और आपके जीवन में जो काम आने वाली बात है, वो दोनों आक्रमण इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राजाओं ने आक्रमण किया? मैंने आपको बताया था कि बीएसटीसी बीएड वालों को विशेष रूप से ये बोला था कि आपने अगर पेपर में प्रश्न सही करना है तो आपके सीधे सीधे प्रश्न क्या आएंगे? एक तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? गोविंद राज ने। तो बीएसटीसी बीएड वालों जो आज ही क्लास में बैठे हैं वो 2 लाइन लिख लो फटाफट, जो आपके पेपर में आने वाली है। एक तो लिख लो, हम पढ़ क्या रहे हैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। हम क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग डाल करके लिख लेना सभी, रणथंभौर के चौहान। और इसके अंदर आपने जो विशेष बातें लिखनी है, पहला ये लिखने, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना
किसने करी थी? गोविंद राज ने। कब करी? तो 1194 ईस्वी को। इसलिए गोविंद राज को कहा जाता है, गोविंद राज को क्या कहते हैं भाई? चौहानों का नहीं, सॉरी, हाँ, रणथंभौर के चौहानों का। रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष। बीएसटीसी वालों के जीवन में काम आने वाली बातें बीएड वालों के इतनी है। इसके बारे में, गोविंद राज के बारे में। इसके बाद आपको सीधा 3 4 5 राजा मैंने और लिखवाए थे, उनको छोड़ करके स्किप करके डायरेक्ट आपने कहां पहुंच जाना है? हमीर देव चौहान के पास आ जाना है। और इसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, आज जिनका पहला दिन हाथ ऊपर करना है एक बार क्लास में, जिनका पहला दिन आज 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 विद्यार्थी। ओके, ये नोट कर लो बेटा, जिनका पहला दिन है वो ये चीज लिख लो। रणथंभौर के चौहान हेडिंग डाल लो, टॉपिक का नाम लिख लो रणथंभौर के चौहान, और इसमें लिखना है चौहान वंश की स्थापना करी गोविंद राज ने। कब करी? 1194 में। और इसमें लिखना है को रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोविंद राज। ठीक है, लिख लिया। फिर हमने पढ़ना आगे हमीर देव चौहान के बारे में। इसे साफ कर दूं क्या? सर जैसी बैसी मान जाओ आप। हमीर देव चौहान के उपनाम लिख लो। इसे एक तो वचन का पक्का कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वचन का पक्का। एक इसे कहा जाता है तलवार का धनी। क्या कहा जाता है इसको? तलवार का धनी। और आप इसे ये भी कह सकते हैं रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी राजा। और इसे कह सकते हैं शरणागतों का रक्षक। तो लिख लो, एक तो ये लिख लो, क्या लिख लो? शरणागतों का रक्षक। और क्या कहा जा सकता है? रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी राजा। रणथंभौर के चौहान राजवंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान था। इसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि रणथंभौर का कौन सा शासक था जिसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो कौन था बताओ? कौन है? विश्वरूप नाम का एक व्यक्ति था जिसके निर्देशन में हुआ था। तो ये भी लिख सकते हैं विश्वरूप नामक पुरोहित के कर कमलों द्वारा किसके द्वारा करवाया गया? ये मैं रिपीट कर रहा हूं, हमीर देव चौहान ने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसके द्वारा करवाया? विश्वरूप नामक एक क्या था? पुरोहित था। उसी के हाथों इस यज्ञ का आयोजन करवाया था। यज्ञ ये अश्वमेघ यज्ञ की भांति था। अश्वमेघ यज्ञ तो जानते हो ना सभी? हाँ, एक घोड़ा से छोड़ दिया जाता था, वो जिन जिन क्षेत्रों में होकर के वापिस लौटता था, अगर वहां का राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था तो ये माना जाता था कि उस राजा ने, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उस राजा की अधीनता उसने स्वीकार कर ली है, जिसके राज्य से वो घोड़ा निकल जाता था। समझ रहे हो बात को?
अगर कोई रोक लेता था तो उस घोड़े के साथ में बहुत सारे सैनिक होते थे और वो सैनिक उस राजा से बाद में युद्ध करते थे और फिर जीत जाते हार जाते, वो बात की बात। समझ आई बात क्या? तो इसने यज्ञ करवाया था हमीर देव चौहान ने, शक्तिशाली राजा था इसीलिए करवा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप लिखें इसके बाद, इसके बारे में एक बात कही जाती है, ये नोट कर लिया आपने? लिखो बेटा जल्दी, जिन्होंने नहीं लिखा है। इनके बारे में एक बात बड़ी फेमस है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। बोलो क्या बोला मैंने? ये तो याद रही था, तिरिया तेल बस। ओके रिपोर्ट है, लिख लिया इतना, साफ कर दूं इसे? ओके। लिख लो इसके बारे में क्या कहावत प्रचलित है, तो लिखो हमीर देव के बारे में। ये टॉफी कौन खा रहा है क्लास में? हमीर देव चौहान के बारे में। अब है टापर खावे खावे बात। सुबह सुबह तो लड़ लाग जाएगा। 3 रुपया दिया मन भी ना 4 दे दिया है, एडी पटक पटक के मन तो आप 5 रुपया पूरा दे सी तो ही कोचिंग जा सुनी तो मैं जाऊंगा, फिर मना मुंह के 5 रुपये देते तब आते। ऐसे करते हो ना, बच्ची हो गया। छोटा होता जब 1 रुपये लेके दुकान जाया करता, जाता कि नहीं? 1 रुपये में वो दुकान वाला गोली देता तो जेब में डाल लेता, अभी और मांगता है कि और दे दे, फिर वो एक्स्ट्रा लालच देता था अपना सामान समूह लेने वास्ते, हम तो जानते रहे वो एक्स्ट्रा दिन तो भी नहीं खाता रहता था, जेकि रिपे लगा के लेती बस जेब में पड़ी पड़ी भी पसीनों आगे बगल जाते जादू। हमीर देव चौहान के बारे में आपने ज्ञानी के तो जेब में डाली हुई, एक दिन पूरी शर्ट यहाँ से खराब हो गई, याद है ज्ञानी तेरे को उस टाइम? लिखो हमीर देव चौहान के बारे में प्रचलित है कहावत, प्रचलित कहावत क्या है? क्या है बोलो, मैंने बताया ना अभी भी आपको, है तिरिया तेल बस, तिरिया मिरिया करते हो। देखो लिखो सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। कदली फले एक बार, फिर लिखना है आप वाली लाइन, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। ये दोहा प्रचलित है। हमीर हट मतलब हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया है कि हमीर देव चौहान ने एक बार हट ठान ली ना, अगर इसने सोच लिया कि मुझे आज इस किताब के 100 पेज पढ़ने हैं तो फिर पढ़ने ही है, फिर चाहे कोई आ जाए, चाहे कॉल आ जाए वोडाफोन वालों की कि आज तेरे को 5 GB नेट फ्री मिला है, उड़ा ले जितना भर, लेकिन फिर भी मोबाइल के हाथ तक नहीं लगाना 100 पेज पढ़ के छोड़ने। कहा जाता है, देखो ध्यान दो, इसका मतलब जहां तक मुझे लगता है सही है कि नहीं बात नहीं पता, इस दोहे का जो अर्थ है कह रहे सिंह सुवन, तो शेर एक बार बच्चे को जन्म देता है, सत्पुरुष वचन जो सत्पुरुष है उसके वचन एक बार जो बोल देता है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कदली फले एक बार के केले के फल एक बार लगता है, और तिरिया तेल हमीरट जो युवती होती है विवाह से पहले जो हल्दी की रस्म होती है वो एक बार होती है, उसके बाद बार बार नहीं। इसी प्रकार हमीर हट है जो हमीर देव चौहान है, उसने एक बार अगर कोई बात कह दी तो फिर उस बात को वो पूरा करके ही मानता है, उस बात से वो मुकरता
नहीं है। तो ये बात बोला गया कि बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था। कौन है? हमीरदेव चौहान। मैंने आपको कल एक कहानी बताई थी, याद है आपको? जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो कल वाली क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली, उससे देख लेना। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को शरण दी थी, इसने दी थी ना, किसने? और उस शरणागत आए हुए व्यक्ति, मैंने एक लाइन भी लिखवाई, शरणागतों का रक्षक आ जाता है ना। तो एक शरण दी हुई व्यक्ति को जब वापस मांग रहा है दिल्ली का राजा, तो ये कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को वापस नहीं लौटा सकता, आप चाहो तो मेरे साथ युद्ध लड़ सकते हो। और उस युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण तक दे दिए थे हमीरदेव चौहान ने। याद है आपको? तो वो हम बात आगे करेंगे अभी कि कैसे युद्ध हुआ, क्या मामला था। तो ये एक बार के लिए साफ कर दूं मैं। फिर आपने लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, एक लाइन आप लिख लो। लिखो, हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। हमीरदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। 16 युद्ध ये जीत गया था, एक युद्ध हार गया था लास्ट है, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। आपने लिखना है हमीरदेव से संबंधित जानकारी वाले ग्रंथ लिखने हैं आपने। लिखो, हमीरदेव संबंधी जानकारी वाले ग्रंथ लिख लो। कौन कौन से ग्रंथों में हमीरदेव के बारे में जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा स्पीड में आप लिखते जाना। मैं नाम बोल रहा हूँ, पहले ग्रंथ का नाम बोलूंगा, फिर मैं व्यक्ति का नाम बोलूंगा जिसने लिखा है, तो आप तुरंत तुरंत लिखते जाओगे स्पीड में, कोई समस्या नहीं आएगी ना। लिखो फिर पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य। क्या लिखोगे? पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य। और ये किसने लिखा बोलो? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। इसके आगे लिख लेना, नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा किसने? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। मैं 6, 7, 8 ग्रंथ आपको लिखवा रहा हूं। आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कौन से ग्रंथ में हमीरदेव की जानकारी मिलती है, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। तो आपने लिखा हमीर महाकाव्य, लेखक कौन है इसके? नयन चंद्र सूरी है। दूसरा ग्रंथ आप लिखिएगा हमीर हठ। क्या लिखे? हमीर हठ। हट नहीं, हठ। हमीर हठ। ये लिखा था चंद्रशेखर ने। बंदे का नाम क्या था? चंद्रशेखर। एक ग्रंथ और है सुरजन चरित्र, ये भी लिखा चंद्रशेखर ने। सुरजन चरित्र भी किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा था। फिर मैंने 2 ग्रंथ लिखाए आपको, हमीर रासो लिखवाए ना इससे पहले मैंने, बोलो क्या लिखवाए थे? हमीर रासो 2 ग्रंथ लिखवाए थे, दोनों अलग अलग बंदों ने लिखा था। पहला ग्रंथ कब लिखा गया था? बताओ, किसी को पता हो तो। कईयों को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। एक तो बस टेंट ऑफिस। बोलो बोलो, कोई एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, गलती बोल दो। है 1357, दोनों ही। बस लिख लो। एक तो 14वीं शताब्दी में, ऐसे लिखो। और तो थे हाल करो कौन मिनट। पहला मेरा सो ग्रंथ लिखा गया था कब? 14वीं शताब्दी में। दूसरा लिखा गया था 18वीं शताब्दी में। दूसरा लिखा गया था 18वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी वाला लिखा था सारंगधर ने। किसने लिखा? सारंगधर ने। और बाद वाला किसने लिखा? महाराणा जोधा ने।
नहीं, ये जोधराज अलग है, ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा, हमीरा 114वीं शताब्दी का ग्रंथ किसने लिखा, तो क्या बताओगे? सारंगधर बताओगे। हमीरा 118वीं शताब्दी का ग्रंथ किसने लिखा, तो क्या बताओगे? जोधराज बताओगे, जोधराज। हमीर राज छड़ा, ये लिखो ग्रंथ। ग्रंथ का नाम है हमीर राज छड़ा। लिखा किसने, तो राजरूप नामक व्यक्ति ने लिखा। किसने लिखा? राजरूप के द्वारा लिखा गया था। लिखा किसने, तो राजरूप के द्वारा लिखा गया। हमीर बंधन ग्रंथ लिखो, हमीर बंधन। ये बंधन तो क्या, हाँ, हमीर बंधन है। ये बंधन तो हमीर बंधन है, लिखो। हमीर बंधन लिखा अमृत कैलाश ने। हमीर बंधन किसने लिखा? किसने भाई? अमृत कैलाश। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बेटा, आपके पेपर में जो प्रश्न मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, और मैंने आज तक आपको बताया है ना, कितनी बार बोला है मैंने क्लास में कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो वहां से प्रश्न आएगा 100%। आप पेपर देते ही घर आकर के मिला के देख लेना नोटबुक आपकी, ठीक है ना। तो 2013 से मैं बीएसटीसी वालों को पढ़ा रहा हूँ, बीएसटीसी बीएड वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकियों के तो कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, तो क्या बाहर से क्या आएगा। बीएसटीसी बीएड वालों, आपके पास समय कम है, इसलिए जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ना, उन पे पूरा फोकस रख करके उनको ढंग से पढ़ लेना। सिलेक्शन अगर चाहते हो तो, चाहते हो क्या सिलेक्शन? मिलेगा फिर आपको, लिखो। हमीर रायण, ग्रंथ का नाम है हमीर रायण। बंधु व्यास, ग्रंथ का नाम, लेखक कौन है? बंधु व्यास। हमीर मध्यमर्दन ग्रंथ भी है एक, ये आपको पता है किसने लिखा? यहाँ लिख दूं, हमीर मध्यमर्दन। कौन बताएगा अभी किसके द्वारा लिखा गया है? हमीर मध्यमर्दन बताओ, बोलो शाबाश, किसी को पता हो? हे लक्ष्मी, बताएं किसने लिखा? किसने? नहीं पता? जिंदावर साव देख ले ढंगू। नस सके तो ऊंचे हाइट जाता है, नस सके तो भूल दे बायो ज्यादा बड़े। लिख लो, हमीर मर्दन जय सिंह सूरी। जनार्दन जनार्दन के बोले। हमीर मर्दन किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने लिखा था। इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मैं 5वीं बार लिखवा रहा हूँ आपको ये। दिल्ली का दिमाग नहीं आपके पास। फिर लिखो रूप परीक्षा, ग्रंथ का नाम लिखो रूप परीक्षा। यह ग्रंथ लिखा विद्यापति गौड़ ने। विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। एक दो बातें और लिखवा करके फिर हम चलेंगे युद्ध के मैदान की ओर। तैयार हो सभी? ठीक है, घर पे बोल के हो ना सब? ओके, आप लिखिएगा। अच्छा ये लिखो, हमीरदेव चौहान की नीति थी दिग्विजय की नीति, लिख लो। लिख लिया गया पहले? लिखा पहले? नहीं लिखा तो लिख लेना। हमीरदेव चौहान की नीति कैसी थी? अच्छी नीति की माड़ी नीति? नीति कौन सी थी? तो दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति थी भाई, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सीधा सीधा। अब आपने क्या लिखना है, अभी मैं आपसे पूछ करके एक बात लिखने वाला हूँ। आप तैयार हो जाओ। यही तो पेज पलटना चालू कर दिया था, कौन भी पूछ के फिर भी कॉन्फिडेंस देखो खुद पे कितना है। तो आप लिखें, लिखें क्या बताएं आप मेरे को।
अमीर देव चौहान ने एक छतरी का निर्माण करवाया था। क्या नाम? अरे वाह, लिखो। अमीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहाँ बनवाई भाई? एक बार मैंने रणथंभौर लिखवा दिया था ऐसे, पेपर में सवाई माधोपुर आ गया, टाबर आगे गल पड़ गया मेरे। क्या गुरुजी थे तो गलत लिखा हो। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। ऐसे बहुत बार हुआ है। एक बार लिखवा दिया था बच्चों को कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? नागपाड़ से। पेपर में प्रश्न आया, स्नेक माउंट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? टाबर का गुरुजी लिखवाए कौन थे? स्नेक माउंट, नागपाड़। प्रश्न आया एक बार, बार बार आता रहा कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी कौन है? जोधपुर है। पेपर में प्रश्न आ गया, नीला शहर कौन सा है? टाबर फिर इन्हें भी देखा वो क्या आगे होता है? गुरुजी लिखा भाई, कोई नाती बात लिखो। ब्लू सिटी मतलब नीला शहर है, कौन सा है? और तो और ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री जयपुर की, वहां पे आ गया नीली पोट्री। ऐसे प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देता है थोड़ा सा। एग्जामिनर चाहता है कि आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा गलत हो, लेकिन आप तो आप हैं, गलत होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे ना। लिखो आगे, क्या लिखा आपने? 32 खंभों की छतरी बनवाई किसने? कहाँ पे और कहाँ है ये? इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। लिख लिया? मैंने आपको बताया था यह छतरी बनवाई किसने थी? आमिर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में बनवाई थी। इसके पिता ने 32 साल तक शासन किया था और बाद में भी उन्होंने अपने अपने जिंदे या जीवन पर्यंत, उन्होंने जीवन पर्यंत नहीं कह सकते, वो जिंदा थे तभी उन्होंने अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे मरने के बाद ही राजा बने, ठीक है। और खुद सन्यासी हो गए थे, बाद में तपस्वी बन गए थे। तो इसलिए ये बड़ा खुश हुआ कौन? आमेर देव। और खुश होने के बाद इसने चले पापा छतरी तो बनाई दी तेरी, है ना। और 32 खंभों की छतरी बना दी इसने। तभी से गाना चल गया बब्बू मान का, कौन था गाना था ना, सारा याद है। यस, चलो लिखो आगे। अब हम करवाते हैं युद्ध, करवा दें? ये नोट कर लिया ना आपने? कर लिया? एक बात आपने लिखनी है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है, तो बताएगा अमीर खुसरो का ग्रंथ लिखवाया हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दो। सीमा गुप्ता जी बताओ, बताओ आगे है, कौन बताओ?
आगे ए आगे ये तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ है, किसका लिखा हुआ है? इस ग्रंथ में मैं आज ही पढ़ के आया सुबह सुबह, इसके अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ के अनुसार, इसी ग्रंथ के अनुसार मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जा नहीं रहा, ये खड़ा खड़ा बताऊँ। देखो पहले तो जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं रणथंभौर का दुर्ग बता दूं कहाँ है। गए हो क्या कभी रणथंभौर? जाना मत, शेर खा जाएंगे। ये सवाई माधोपुर यहाँ पे रह गया, और इस सवाई माधोपुर के अंदर दुर्ग है रणथंभौर का, ठीक है? दिख रहा है क्या ये आपको? इसका नाम क्या है? रणथंभौर। ओके, यहाँ का राजा कौन है? शासक है हमीर देव। और कैसे हो? दिल्ली का राजा कौन है पता है उस समय? अरे अलाउद्दीन से पहले भी कोई आया होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मैंने आपको कहा था कि मैं जलालुद्दीन को जेके लिखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना हमारे को जरूरी थोड़ी है, खुशी हुई थोड़ी है। ढंग का बंदा हो तो भी नाम लेने को काम क्या है इसके। इसने क्या कर दिया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया कब किया? 1291। ना तो मैं थारी 90 मानू, ना थारी 92 मानू, पोस्ट कार्ड ली मैं दोनों 91। ठीक है, ओके। देखो आक्रमण 1291 में किया, ये बात इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। किसका है वो? पहली बात तो ये हार गया। ये युद्ध हार गया था जलालुद्दीन, दिल्ली से आया इतनी दूर आकर के। अच्छा, इनके बस की बात नहीं होती थी युद्ध जितना, क्योंकि राजस्थान में जो राजपूत लोग थे ना, उन्होंने जो दुर्ग बनवाए थे इस तरीके से उन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब यहाँ तो आपको पता है, इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो एक बंदे ने ये भी बोल दिया कि ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। किसने बोला ये? बस टेंट है पीछे है। चलो चलो मैं बताता हूँ अभी आगे। उससे पहले देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के एक पहाड़ियों पे और झाड़ियों से घिरा हुआ ऐसा एक दुर्ग था। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि राजपूत जो दुर्ग बनाते थे वो काफी ऊंचाई पे बनाया करते थे। अब मान लो मैं किसी ऊंचाई पे बैठा हूँ राजा बन करके, है ना, और मेरे चारों तरफ सेना वगैरह खूब गोला बारूद सब कुछ है। आप आ रहे हो, मान लो मैं 5 ही बंदे हैं ऊपर, आप 100 जने आ रहे हो उधर से, जितने ज्यादा आएंगे ना उतने फायदा होगा ऊपर से पत्थर फेंकने वाले को, है नहीं? 100 जने है तो ज्यादा संभावना है कि ज्यादा वोट हो, ये कम है तो उसका बची जगह, है ना? तो इतने ऊंचे दुर्ग पर वो आकर के उस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था, जीत नहीं पाते थे। तो उनके पास से एक ही रास्ता होता था, वो क्या करते थे, दुर्ग की घेराबंदी करके रखते थे। और उनको लगता था कि इनकी भोजन सामग्री वगैरह खत्म होएगी तो दुर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा, और जी बाहर हम चिपला आ गए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का प्लान तो ठीक था, लेकिन ये बुढ़ा था बिल्कुल। इसको लगा भाई हो सकता है कल तक जिए कि नहीं जिए, अपने बेटे 6 महीने का भरोसा करके, है ना? तो ये तो केले भी पक्के नहीं कच्चे नहीं खरीद पक्के नहीं खरीदता था। कहते हैं दुकानदार कई बार कि थोड़ा थोड़ा पक्का दिन का टाइम तैयार हो जाएगा। ये तो वो भी कौन ला तो बोले दिन का टाइम ठा कौन मेरे बना रहे, हम तो जमा पकड़ा दे, ऐसा बंदा था ये। तो आक्रमण किया, लेकिन ये इस रणथंभौर को जीत नहीं पाया तो वापिस जा रहे, और जाते जाते फिर भी बेइज्जती तो हो रही है ना खुद की, तो खुद का बचाव करने के लिए कुछ ऐसी बात बोल के जा रहा है ताकि लोग ये कहे भी ठीक है बंदा तो सही है, इसकी बेइज्जती ना हो ज्यादा। इसलिए पता है क्या बोल के गया? हार गया, और वापिस जाते समय
वापिस जाते समय बोला, लो मारे को बेटो दो के मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्या बोला इसने? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात बोल करके और वापस भाग गया था। फिर 1296 ईस्वी तक ये जिंदा तो रहा था, लेकिन दोबारा कभी रणथंभौर की ओर इसने आने की हिम्मत नहीं करी थी। लेकिन मैंने आपको बताया बाद में इसकी हत्या कर देगा इसका भतीजा, और बाद में इसकी पुत्री से विवाह भी कर लेगा, तो इसका दामाद भी, तो वो बाद में आक्रमण करेगा, और वो खतरनाक कहानी है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। आप ये चीज नोट कर ले सकते हैं। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। लिख लियो बेटा ब्रो हैं। लिख लिया? लिखिए, नोट कर लिया तो एक लाइन लिखे। ये नोट कर लिया तो एक लाइन लिखे सभी। नोट किया नहीं? करो जल्दी। लिखोगे लाइन आगे? लिखिए एक लाइन। इस आक्रमण के दौरान, इस आक्रमण के दौरान, इस आक्रमण के दौरान हमीरदेव का सेनापति गुरुदास सैनी, हमीरदेव का सेनापति गुरुदास सैनी वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस आक्रमण के दौरान हमीरदेव का जो सेनापति है, गुरुदास सैनी नाम है उसका, वो आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया था। हेलो, 5 मिनट के बाद किस ऐसे कविता बात करना, ठीक है, अभी क्लास के बाद। नोट कर लिया आपने? सेनापति का क्या नाम है हमीरदेव के? गुरुदास सैनी। वो इस युद्ध में
मारा जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा लाइन आगे, एक लाइन और लिखे, 2 लाइनें मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आगे हम आक्रमण करवाएंगे फिर से। ये तो नोट कर लिया ना सभी ने, बता देना, कोई पीछे नहीं रह जाना। हाँ, सेना आ रही है पीछे इधर, फिर कहोगे मैं तो एकला रह गया। लिखो लिखो 1296 ईस्वी के अंदर, लिखो 1296 ईस्वी में जेके के चाचा, सॉरी जेके के भतीजा, जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जेके के भतीजे एके, आप पूरा नाम लिखना, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जेके के भतीजे एके अर्थात एके का अलाउद्दीन खिलजी पूरा नाम है। एके ने हत्या कर दी थी इसकी, जेके की। जेके को किसने मार दिया? एके ने मार दिया, और शासक बन गया, और दिल्ली का शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो। अब हम आक्रमण करवाएंगे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये आक्रमण बड़ा भयंकर होगा। तो आक्रमण हम कल करवाएंगे, लेकिन आक्रमण के कारण क्या थे वो मैं आज लिखवा करके छोड़ने वाला हूँ। लिख लो, ऐसे लिखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमीर देव पे आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव चौहान पर आक्रमण के निम्न कारण, ऐसे लिख सकते हो, या क्या कारण थे वो लिख सकते हो आप। पहला कारण तो देखो क्या हो सकता है। पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। पहला तो ये कारण, इसलिए उसने आक्रमण किया। पहला आक्रमण का कारण क्या है? अपने चाचा जी की हार का बदला लेना चाहता है। दूसरा कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए भी उसने आक्रमण किया रणथंभौर पर। तीसरा कारण एके से हमीर देव द्वारा अपने राज्य से गुजरने पर कर वसूलना। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अन्य क्षेत्रों को जीत करके जब वापस लौट रहा था, तो सवाई माधोपुर रणथंभौर होकर के गुजर रहा था। उस समय हमीर देव ने उसको रोक लिया, और रोक करके उससे कर वसूला था। बोला टैक्स देना पड़ेगा, मेरे राज्य में आया तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं तेरे पास। अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम चुपचाप टैक्स दे करके निकल गया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वापिस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, तेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। देखो चौथा, देखो आगे, चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमनी, चिमनडी, अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना, मराठा बेगम, ये थी तो मराठा, लेकिन पत्नी उसकी थी सादी। राजा बहुत शादियां करते थे, जिधर भी जाते थे शादी करके आते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के
कैसे लिखें? ऐसे लिख लो, चिमना के प्रेमी, नाम क्या उसका? मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, जिसने बाद में विद्रोह कर दिया और इसे हमीर देव ने शरण दी। ये कारण माना जाता है कि हमीर देव ने क्या किया, उसको शरण दे दी। मैंने आपको ग्रंथ लिखाया था ना, हमीर हठ, ऐसे लिख लेना, बिंदु संख्या 4, जो ग्रंथ लिखा आपने हमीर हठ के अनुसार है। चौथा पॉइंट कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम और वो कहानी जो बताई ना, वो कौन से ग्रंथ के अनुसार है? हमीर हठ नामक ग्रंथ है, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से ये रेलगाड़ी स्टेशन पे बैठे थे, ये बातें सारी वहां आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बेटा वो चित्तौड़गढ़ का जो पद्मिनी थी उसके बारे में है। जब हमने मेवाड़ पढ़ा था, वहां का राव रतन सिंह पढ़ा था, उसकी पत्नी थी पद्मिनी, उसको ये बोला था, इसने नहीं बोला था। किसकी कहा पत्नी तक तो पहुंचा ही नहीं वो। अमीर देव की पत्नी थी, उसने तो जोहर किया था, वो बात अलग है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, वो करेगा 1303 में करेगा वो, है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण करेगा ना। वहां पद्मिनी जो है वो एक सेनापति नहीं, सॉरी, राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था रतन सिंह के दरबार में, वो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि पद्मिनी बहुत सुंदर है ना, बताया मैंने आपको पहले। तो उसके हिसाब से फिर वो वापस आता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में, वो कहता है मैं पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर शीशे में उसकी शक्ल वगैरह दिखाई दी। वो चित्तौड़गढ़ की बात है, ये रणथंभौर की बात है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इतना? तो ये कुछ कारण थे, 4 मैंने आपको बताए आक्रमण के। आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, कल करवाएंगे आक्रमण हम। किस पे? हमीर देव चौहान पे। कैसे आक्रमण होगा, कैसे बंदूकें चलेगी, गोले चलेंगे, कई सीध माहौल पे मर भी जाएगा, है ना। तो कल हम पूरा कर देंगे रणथंभौर का चौहान, और परसों फिर कोई नया शुरू करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध लड़े राजस्थान में, देखो राजस्थान में इसने मुख्य कितने युद्ध लड़े पता आपको? एक तो जैसे इसने पहला आक्रमण किया रणथंभौर पे, ये किस लिए किया इसने? इसकी खुद की पत्नी के कारण इसको आक्रमण करना पड़ा है। इसके बाद 1303 में आक्रमण करेगा, वो क्यों करेगा? वो रतन सिंह की पत्नी के कारण आक्रमण करना पड़ा इसको। इसके बाद एक आक्रमण जालोर पर करेगा, वो इसकी खुद की पुत्री फिरोजा के कारण आक्रमण करना पड़ेगा। इसने गुजरात में भी एक आक्रमण किया था, वो भी गुजरात के राजा की एक पत्नी थी, उसके लिए आक्रमण किया था। तो लुगाइयां खत्म, लड़को लड़को मर गए। ठीक है।